एग्जाम का टाइम शुरू हो चुका है और एग्जाम के टाइम पे एक जो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल और सबसे बढ़िया सवाल बच्चों के मन में बार बार जो आता है वो आता है ये कि सर इंग्लिश में जो समरी आता है लिखने के लिए तो समरी को किस प्रकार से लिखा जाए ताकि हमें पूरा मार्क्स जो है वो मिल सके, मतलब फुल मार्क्स की बात किया जा रहा है या थोड़ा बहुत केवल मार्क्स डिडक्ट हो सके और ज़्यादा अच्छा से अच्छा नंबर आ सके। समरी को कैसे लिखा जाए इंग्लिश में, तो आज के क्लास में हम और आप मिल करके इसी बात का डिस्कशन करेंगे कि किस प्रकार से आप समरी को ढंग से लिखेंगे ताकि आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ सके। देखिए इसके लिए हम लोग सबसे पहले समझने की ये कोशिश करेंगे कि समरी होता क्या है, आखिरकार समरी जो है वो कहते किसको हैं। यानी कि पहले सवाल यहाँ पे हम लोग ये डिस्कशन करेंगे कि व्हाट इज समरी, समरी कहते किसको है। तो एग्जैक्टली समरी को हिंदी में सारांश कहा जाता है। अगर समरी का आप हिंदी देखेंगे तो हिंदी में इसे सारांश कहा जाता है, सारांश। और यहाँ पे सारांश क्या है इस पे हम लोग चर्चा करते हैं। तो देखिए सारांश जो होता है एक संक्षिप्त विवरण होता है किसी भी चीजों का, जो किसी पाठ के केवल महत्वपूर्ण हाइलाइट्स को कवर करता है। हाईलाइट करने का मतलब है कि जैसे यही हम समरी अगर आपको बता रहे हैं तो समरी का मेन पॉइंट क्या है, तो हाईलाइट। तो इसको हम क्या करेंगे, हाईलाइट कर दिए कि भाई इसको मेन बताता है कि कोई भी जो चैप्टर होगा, जो पार्ट होगा, उसका जो हाईलाइट पॉइंट होगा उसको क्या करेगा, कवर करेगा, मतलब उसी के बारे में कोई बात बताएगा। बाकी इससे जो अलग बात होगा उसको क्या कर देगा, ये अनदेखा कर देगा। एक सारांश लेखन का एक ऐसा टुकड़ा होता है जो किसी चीज के मुख्य विचारों को बताता है। जो मेन विचार होगा उस राइटर का या उस लेख का या उस लेटर का, उसके बारे में ये बताता है। सारांश लेखन का एक टुकड़े के रूप में समझाया जा सकता है जो संक्षिप्त में एक लंबे पाठ या लंबे काम का वर्णन करता है। एक बहुत लंबा चैप्टर है या एक बहुत लंबा काम है, उसको छोटे से शब्दों में बता देना, उसके मुख्य बातों को बता देना क्या कहलाता है, समरी कहलाता है। और देखिए किसी भी बुक में जो समरी का बात किया जाता है तो समरी ऐसा होना चाहिए, समरी इस प्रकार से लिखा होना चाहिए कि आप किसी ऐसे व्यक्ति को समझाइए उस पूरे चैप्टर के बारे में जो उस चैप्टर को पढ़ा ही नहीं है, उस चैप्टर से अपरिचित है, उस चैप्टर बारे में पहले से कुछ नहीं जानता है, ऐसा बात बता दीजिए, उसी को समरी कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप मार्केट गए किसी मूवी को देखने, मार्केट नहीं मान लीजिए थिएटर में गए हैं, और या तो आप यूट्यूब पर ही या तो अपने टीवी पर ही कोई एक मूवी को देखे, और उस मूवी को देखने के बाद आपको उस मूवी को एक्सप्लेनेशन किसी ऐसे व्यक्ति के साथ करना है कि मतलब कि आप समझ लो ना कि वो मूवी को वो व्यक्ति देखा ही नहीं है, तो आप उसको इस ढंग से बताते हैं कि देखो इस मूवी में ऐसे था, ये था, वो था, अक्षय कुमार था, सलमान खान था, फलना ढकना चिलना, जो मेन पॉइंट होता है वो आप वहां पे रखते हैं, और उसके बाद उस सामने वाला व्यक्ति को भी लगता है कि अच्छा मूवी देखना चाहिए, अच्छा मूवी है। तो समरी का मतलब होता है आप किसी व्यक्ति को पूरे चैप्टर के बारे में ऐसी ऐसी बातें बता दीजिए, ऐसी रोचक बातें बता दीजिए कि पूरा चैप्टर उसको पढ़े बिना ही समझ में आ जाए कि पूरा चैप्टर में कहना क्या चाहता है राइटर। अब यहाँ आपके मन में अब ये सवाल आता है कि सर अंग्रेजी का सारांश लिखा कैसे जाए, हाउ टू राइट समरी इन इंग्लिश। ओके, तो चलिए इस पहलू पे हम लोग डिस्कशन करते हैं कि कैसे आप समरी लिखेंगे कि आपका अच्छा मार्क्स एग्जाम में आ सके। तो एक अंग्रेजी का सारांश जो होता है वो पूरे पाठ के बारे में एक संक्षिप्त निबंध होता है। एक सारांश में केवल वास्तविक पाठ के विचार को ही शामिल किया जाता है। आपको अपने शब्दों में एक अंग्रेजी सारांश को लिखना चाहिए, मतलब साफ साफ कहा जाता है कि अपने शब्दों में ही लिखिएगा, ठीक है, और उसके जो महत्वपूर्ण पॉइंट होगा उसी पे आपको चर्चा करना चाहिए। अब इसमें सबसे अच्छा सवाल आता है कि क्या क्या हम स्टेप ले सकते हैं समरी को लिखने के लिए, क्योंकि आपके पास बहुत सारा चैप्टर्स हैं, पोयम भी है, प्रोज भी है, ऐसे है, ठीक है ना। अब सभी का आपको अगर मान लीजिए कि लिखना है, समरी लिखना है, तो आप कैसे यहाँ पे लिख सकते हैं इसके विषय में अब हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो कौन कौन से स्टेप्स को आपको फॉलो करना चाहिए, कौन कौन से स्टेप को आपको पालन करना चाहिए ताकि आप अच्छे से यहाँ पे समरी जो है वो लिख सके। ओके, तो यहाँ पे हम आपको दोनों तरीके का चीज यहाँ पे लिख दिए हुए हैं, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, दोनों बात यहाँ पे लिखा हुआ है। और इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, आप बाद में जाकर के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां से आप इसका पीडीएफ मतलब डाउनलोड कर सकते हैं और इंग्लिश हिंदी दोनों में क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं।
हम यहाँ पे एक एक पहलू पे चर्चा कर लेते हैं कि किन किन बातों का आपको ख्याल रखना चाहिए सारांश लिखते समय, या तो आप जब समरी लिखते हैं तो उस समय। तो हम केवल हिंदी में ही चर्चा करेंगे, आपका इंग्लिश में यहाँ पे लिखा हुआ है, आप बाद में इसको आराम से पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। तो इसमें जो सबसे पहला पहलू आता है, जो सबसे फर्स्ट पहलू आता है, वो ये होता है कि आप जिस कार्य का सारांश प्रस्तुत कर रहे हैं, यहाँ कार्य का कहने का मतलब है चैप्टर, उसका सावधानी पूर्वक समीक्षा कर लीजिए। यानी आप ढंग से पहले पढ़ तो लीजिए पूरा वो चैप्टर में कहना क्या चाह रहा है राइटर, पूरा वो प्रोज में, पूरा वो पोयम में कहना क्या चाह रहा है, वो आप ढंग से पढ़ लो। अगर इंग्लिश में है तो आप उसको हिंदी में पहले समझ लो। महत्वपूर्ण गद्यांशों को रेखांकित और रेखांकित करें, मतलब कि जो भी उसमें महत्वपूर्ण पॉइंट होगा उसको आप अंडरलाइन कर लीजिए। मुख्य बातों को लिख लीजिए, एक अलग पेज पे लिख लीजिए। जो सहायक बिंदु होगा उसको उसमें ऐड कर दीजिए, जोड़ दीजिए, ठीक है। और लास्ट में इसे प्रूफ रीड कर लीजिए। प्रूफ रीड का मतलब एक बार पूरा आप देख लीजिए कि जो हमने लिखा है वो सब चीज इससे रिलेटेड सही है या नहीं है। एक एक पहलू पे हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहला पहलू आता है कि आप जिस भी कार्य का सारांश प्रस्तुत कर रहे हैं उसकी सावधानी पूर्वक पहले आप समीक्षा कर लीजिए, ठीक है ना, कि आपने जो लिखा है वो पूरे चैप्टर में कहना क्या चाह रहा है। यदि आप किसी लिखित पाठ का सारांश लिखना चाहते हैं, समरी लिखना चाहते हैं, तो उसे सावधानी पूर्वक आपको पढ़ना सुनिश्चित करना चाहिए। यानी सबसे पहले आपको ध्यान से पढ़ लेना चाहिए। ध्यान दे कि लेखक क्या कह रहा है और क्यों कह रहा है। इस तरह आप जो कुछ देख रहे हैं उसके बारे में सारांश लिखते समय विस्तृत नोट्स जो है वो बनाना चाहिए। आपको यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि पाठ को कई बार बार पढ़िए, बार देखिए और विचार कीजिए अपने सभी महत्वपूर्ण विवरण, सूचना, कथांक बिंदु को पकड़ लिया है कि नहीं पकड़ा है। मतलब जो मेन पॉइंट है उसको आपने पकड़ा कि नहीं पकड़ा। सेकेंड होता है कि महत्वपूर्ण गद्यांशों को रेखांकित और रेखांकित करें, मतलब कि जो मेन पॉइंट होगा उसको आप अंडरलाइन कर लीजिए। यह सुनिश्चित करने का एक और तरीका है कि आप महत्वपूर्ण जानकारी याद कर रहे हैं। जैसे ही आप जाते हैं शब्दों को हाईलाइट या रेखांकित करते हैं। यदि आप कुछ देख रहे हैं तो महत्वपूर्ण चीजें होने पर टाइम स्टेप लिख ले। मतलब अगर मान लीजिए आप कोई वीडियो देख रहे हैं और वीडियो मतलब मान लीजिए कोई पॉइंट पे आपको अच्छा लगा तो वहां पे टाइमिंग लिख लीजिए। खैर आपको तो एग्जाम में समरी लिखना है, आपको वीडियो नहीं देखना है। ओके, जब आप अपना सारांश लिख रहे होते हैं तो आपके लिए ये सब जो अंडरलाइन किया हुआ चीज रहेगा ये काफी ज्यादा क्या रहेगा, काम आएगा। नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग पहलू करते हैं, मुख्य बातों को लिख लें। अब हेडलाइन जो आप अंडरलाइन किए हैं उसमें से भी आपको जो मेन अच्छा बिंदु लगता है उन अच्छे बिंदुओं को आप ढंग से पहले अलग पेज पर आप लिख लीजिए। क्योंकि अगर छोटे छोटे पॉइंट्स को आप अगर लिखेंगे तो लास्ट में आपको चैप्टर को समझने में और समझ के आपको लिखने में काफी ज्यादा आसानी रहेगा। चौथा जो स्टेप होता है वो ये होता है कि सहायक बिंदुओं को जोड़े। सहायक बिंदु को जोड़ने का मतलब अब मान लीजिए पूरा चैप्टर आप पढ़ लिए। अब पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद आपको पता नहीं चले कि भाई कौन सा लाइन पहले लिखना है कौन सा बाद में लिखना है, तो समरी का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पहले यह देखना पड़ेगा कि चैप्टर में कौन सा पॉइंट पहले बताया गया है, कौन सा पॉइंट बाद में बताया गया है, और उस प्रकार से आपको पूरे चैप्टर में ढंग से एक सुनिश्चित क्रम में, जिस क्रम में पूरे चैप्टर को दिया गया होगा ऊपर से नीचे, उसी तौर पे लिखिए। ऐसा नहीं कि आप किसी लिख रहे हैं किसी भी सारांश को और उसमें कोई भी अगर मान लीजिए हीरो है, अब उसका मान लीजिए पहले एंट्री होता है और मान लीजिए बाद में एंट्री किसी और व्यक्ति का होता है। अब किसी और व्यक्ति का जो एंट्री बाद में हुआ है उसको आप पहले डाल दें, जो पहले एंट्री हुआ है बाद में डाल दें, तो कोई मतलब का नहीं रह जाएगा। और लास्ट पॉइंट कहा जाता है इसे प्रूफ रीड कर ले, मतलब फिर से एक बार पढ़ ले, दोहरा लें। अपना सारांश लिखना समाप्त करने के बाद इसे सावधानी पूर्वक जो है प्रूफ रीड कर ले। देखिए कि क्या आपने जो लिखा है वह ऐसे व्यक्ति के लिए मायने रखता है जो ये चैप्टर कभी पढ़ा हुआ नहीं है, क्या उसके लिए मायने रखता है या नहीं रखता है। ओके, तो इन सभी चीजों पे पहलू पे आपको फोकस करना चाहिए। इसके बाद अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट पॉइंट का, तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो है वो ये है कि अब लास्ट में एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा कि ये मेन पॉइंट है आपके लिए कि व्हाट टू इंक्लूड इन अ समरी, यानी समरी में इंक्लूड क्या क्या करें, कौन कौन से बात को हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं मेन पॉइंट को। तो यहीं पे आपको मेन पॉइंट समझ में आएगा। देखिए सबसे पहले तो मेन आइडिया, चैप्टर का मेन आइडिया क्या है, सपोर्टिंग पॉइंट क्या क्या सपोर्टिंग पॉइंट है, प्लॉट पॉइंट क्या क्या प्लॉट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक यानी कि जो भी उसमें पीपल आए हैं, जो हीरो है जो हीरोइन है
या जो कैरेक्टर है उसके बारे में देख लीजिए, फैक्ट्स और फिगर को वहां पे स्टैंड आउट कर लीजिए, मेजर इवेंट्स जो होंगे क्या क्या हुआ है उसको आप वहां पे कंक्लूड कर लीजिए और इससे आप समरी बना सकते हैं। यानी अगर हिंदी में बात किया जाए तो पूरे चैप्टर का मुख्य विचार क्या है, उसकी मुख्य सहायक बिंदुएं क्या क्या हैं, ठीक है ना, महत्वपूर्ण पात्र में कौन कौन से लोग शामिल हैं, कौन कौन सा महत्वपूर्ण स्थान है, क्या किसी स्थान का चर्चा किया गया था या किसी स्थान का चर्चा नहीं किया गया था, अगर स्थान का चर्चा किया गया था तो कौन सा स्थान है, इन सभी पहलू पे आप विचार कर लीजिए, तब जाके माना जाएगा कि नहीं आप एक ढंग का और आगे अच्छा जो है वो समरी लिखे हैं। और अगर इस प्रकार से इन सभी चीजों का अगर आप पालन करते हैं तब जाकर के आपको एक अच्छा मार्क्स एग्जाम में आ सकता है। अब अगर आपको एग्जाम में मार्क्स लाना होगा तो अब एक बात याद रखिएगा कि कोई भी चैप्टर का, चाहे वो प्रोज हो, गद्य वाला हो या पद वाला हो, अगर आप पढ़ रहे हैं तो पहले उसका ढंग से, अगर वो इंग्लिश में दिया हुआ है और अगर आपका मीडियम इंग्लिश नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है, तो पहले उसको आप आराम से हिंदी में पूरे चैप्टर को समझ लीजिए। पूरे चैप्टर को समझने के बाद जो आपको टीचर उसका समरी लिखवाए हैं वो समरी छोड़ दीजिए और पहले अपने शब्दों में उसी समरी को आप हिंदी में लिखिए। जब आप एक बार हिंदी में लिख लेंगे अब उसको ट्रांसलेट करने की कोशिश कीजिए अपने कॉपी पे। जब एक बार ट्रांसलेट कर लेंगे तब फिर उसको अपने से इंग्लिश में लिखने की कोशिश कीजिए। उसके बाद टीचर का मिलाइए कि जो आपको शिक्षक ने लिखवाया है कि आपका मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। और एक बात याद रखिएगा, अगर समरी 10 व्यक्ति अगर लिखेगा तो 10 व्यक्ति का समरी अलग अलग हो जाएगा। ये फिजिक्स नहीं है, ये मैथ नहीं है, ये केमिस्ट्री नहीं है कि एक ही आंसर आएगा। भाई ए है तो ए ही होना चाहिए, उत्तर लेंस है तो उत्तर लेंस ही होना चाहिए, कनकेव लेंस है तो कनकेव लेंस ही होना चाहिए। नहीं, ये समरी है, ये हिंदी है, ये लिटरेचर है, हिंदी इंग्लिश इस सब का आंसर सभी व्यक्ति का अलग अलग आ सकता है। इसलिए सलाह दिया जाता है कि एग्जाम में किसी भी समरी को आप छोड़ के ना आए। कोई समरी कैसा भी हो, टूटी भुट्टी भाषा में आप जरूर लिख दीजिए। अगर 5 मार्क्स नहीं मिलेंगे आउट ऑफ 5 तो आपका 4 कहीं नहीं गया है, 3 कहीं नहीं गया है, 2 कहीं नहीं गया है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आया होगा और आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से। आप टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं और वहां पे सर्च कर सकते हैं यस सर एजुकेशन और वहां से आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, इस समरी का भी मेन पॉइंट लिख लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।